जी, रिफंड का चैप्टर है और आपको पूरे इत्मीनान से हमारे साथ में रहना है, ठीक है? यस सर। तो वाई रिफंड? सबसे पहला प्रश्न दिमाग में उठता है कि आखिरकार हम रिफंड की बात कर क्यों रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मालिक यहां पर आकर एक्सपोर्ट में अगर इन्वॉल्व है, रिफंड भाव जी, रिफंड पाना मतलब एक आग के गोले को पार करना है, और रिफंड मिल भी जाता है तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं कि कैसे भी हो रिफंड ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये तमाम इमेजेस का मीनिंग मैं आपको यहाँ समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न ये निकल के आता है कि आखिरकार रिफंड क्यों? तो अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करके चलता है तो उसे वहां पर रिफंड दिया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जीरो रेटेड, और जीरो रेटेड के मायने होते हैं दो, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि अगर आप अब्रॉड यानी कि यूएसए के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपका जीरो रेट कहा जाता है, या फिर SEZ के डेवलपर यूनिट या डेवलपर को करते हैं तो उसे भी जीरो रेटेड कहा जाता है। जीरो रेटेड पर दो नियम कानून बने हुए होते हैं। एक, या तो आप पहले GST का पेमेंट कर दें और उसके बाद में आप उसका रिफंड क्लेम कर लें, या फिर आप पेमेंट करें ही ना, आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें और बाद में फिर आप अपने बॉन्ड को कैंसिल करवा लें। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और क्या होता है कि एक होता है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड नहीं कहा जाता। एक एक शब्द मेरा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है जी। तो यहां जो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है उसे हम लोग जीरो रेटेड नहीं कहते हैं, और डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही फंडा होता है, वहां पर सिर्फ रिफंड रूट ही अवेलेबल होता है। जैसे यहां पर दो रूट होते हैं, एक रूट 1 हो गया, एक रूट नंबर 2 हो गया, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही रूट वहां पर अवेलेबल होता है। ठीक सर जी। संकर्ष, अभी मैं कोई क्वेरीज नहीं ले रहा हूं, मैं अभी जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना? तो वैसे करके तो ये रिफंड की बात हो गई। अगर मान लीजिए आपने किसी कारणवश कोई एक्सेस पेमेंट कर दिया है तो आपका रिफंड बनेगा, आपने गलती से पेमेंट कर दिया था, या आपने किसी इंटर कन्फ्यूजन के चलते हुए एक्सेस पेमेंट कर दिया था तो आपका रिफंड बन जाएगा, है ना? या फिर आपका ई कैश लेजर के अंदर एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएगा। आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन थे और आपने प्रीपेड में एक्सेस अमाउंट जमा कर दिया तो आपका रिफंड बनेगा। आपने प्रोविजनली एक्सेस अमाउंट का ज्यादा हायर साइड पर GST का पेमेंट कर दिया था, बट लेटर ऑन आपका पता चला कि भाई आपका जो फाइनल असेसमेंट है वो लोअर साइड पर हो रहा है, तो इस कारण से आपका रिफंड बनेगा, है ना? तो इस तरह से ना अलग अलग रीजंस आपके हो सकते हैं, रिफंड के कारण अलग अलग आपके बनाए जा सकते हैं। और जब आप जाते हो ना यहाँ पर पोर्टल पर जाकर, मेरा मन करता है मैं बार बार पोर्टल खोलूं, लेकिन वही चक्कर है ना बाबू कि यहाँ पर आकर मेरी मजबूरी आ जाएगी कि मैं ये रिवीजन करवा रहा हूं, तो क्योंकि मेरा तो सारा काम पोर्टल से होता है। 726 248, तो आदत पड़ गई है कि यार कोई भी बात हम कर रहे हैं तो पोर्टल के थ्रू क्यों ना दिखाएं उस चीज को। ये सर्विसेज है, सर्विसेज में जाइएगा आप, यहां पर आकर रिफंड सेक्शन में आते हैं तो रिफंड सेक्शन में सारी बात अपनी आ जाती है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड, माई सेव्ड एप्लीकेशन, ट्रैक, ये वो, तो माई एप्लीकेशन। तो जब हम एप्लीकेशन पर बात करते हैं तो ये क्या बोलता है तो यहां सबसे पहले आपसे रीजन ही पूछता है कि आखिरकार आप रिफंड मांगने के लिए यहां पर क्यों आए हैं। एक्सेस, यहां पर टिक करना होगा आपको, एक रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इस कारण से आए हैं। या ITC का रिफंड आए हैं जीरो रेट सप्लाई के लिए, या SEZ के चक्कर में आप आए हैं, या आपका ITC का एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा हुआ था उस वजह से आए हैं, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट। ध्यान दीजिए, डीम्ड एक्सपोर्ट पर सिर्फ रिफंड का ऑप्शन होता है, बल्कि जबकि जीरो रेट के ऊपर दोनों ऑप्शंस अपने अवेलेबल होते हैं। या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं, या एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स था, या प्रोविजनल असेसमेंट का मामला था। जो भी मामला है, अगर आपका कुछ नहीं फॉल करता इसके अंदर तो आप एनी अदर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर यहां से आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन यहां से क्रिएट करेंगे। रिफंड की एप्लीकेशन में अपना डेटा आप भर देंगे, भरने के बाद में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में एक ARN जनरेट हो जाएगा।
एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वहां पर जनरेट हो जाता है, फिर अधिकारी उसको प्रोसेस करता है। अब जैसे ARN जनरेट हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता कि अब अधिकारी कैसे काम कर रहा है, हमें टेबल के उस पार का कभी भी पता नहीं होता, हम सिर्फ इतना बता पाते। इसी कारण से इस बार जब इस प्रकार के चैप्टर आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वाले, तो मैंने यहां ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर साहब को यहां पर बुला रखा है। वो क्लास में आएंगे और जितना भी अपना उनका एक्सपीरियंस है, सालों भर का वो एक्सपीरियंस, उनको यहां 2-3 घंटे में हमें बता के जाएंगे कि वो काम कैसे करते हैं, जीएसटी के अंदर एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो उनका एक्सपीरियंस हम लेकर चलेंगे, टेबल के उस पार की कथा उनसे हम सुनेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने यहां पर RFD 01 फॉर्म के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं रिफंड के अलग अलग कारणों की वजह से। उसके बाद अच्छा जी, अब अजय थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उसके बाद में फिर मालिक यहां पर ये मैंने सारे के सारे रीजंस आपके लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर आता है आपका लाइक ये रिफंड का एक पूरा एक स्ट्रक्चरल पार्ट कि ये कैसे घूमता है, फिर एक एक एलिमेंट को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां एक मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ऐसे वैसे करके हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, रिफंड उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी जेब पर उसका लोड पड़ा हुआ है, जितना जिसने दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, और चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। ठीक है, तो यहां पर आकर अगर टैक्स लोड मेरी जेब पर पड़ा है तो रिफंड मुझे ही मिलेगा, और अगर मेरी जेब पर नहीं पड़ा है, मैंने अपने बायर को पास ऑन कर दिया तो बायर को मिलेगा, बायर ने अपने बायर, उसने अपने बायर, उसने अपने बायर, ऐसे करते करते उन्होंने अल्टीमेट कस्टमर तक वो बर्डन पास ऑन कर दिया है, तो फिर पैसा अल्टीमेट कस्टमर को मिलेगा। इवन अल्टीमेट कस्टमर नॉट ट्रेसेबल, देन द मनी विल गोज टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, वहां पर पैसा आपका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है बाय द मैन्युफैक्चरर, और एप्लीकेशन दी जाती है विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। RFD 01 2 साल के अंदर अंदर भरना पड़ेगा फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। अब रेलिवेंट डेट क्या होती है? रेलिवेंट डेट होती है द डेट ऑन विच यू आर एलिजिबल टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट के मामले की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो वाली तारीख जिस दिन आपका गुड्स इंडिया की टेरिटरी को छोड़कर चला गया, जैसे कि इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ध्यान सुनना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो जिस दिन आपका वो जो सी या एयर से था तो जिस दिन इंडिया को छोड़ के चला गया, बाई लैंड था तो जिस दिन बॉर्डर को पार कर गया, बाई पोस्ट था तो जिस दिन डिस्पैच कर दिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो डेट, मतलब मोटी मोटी बात कि गया। तो जब गया तो आपको रिफंड भी इसी वजह से मिल रहा है। दिस इज योर एलिजिबिलिटी डेट एंड ऑन विच डेट दिस विल बी द रेलेवेंट डेट, एंड फ्रॉम दिस डेट विद इन 2 ईयर यू मे फाइल योर रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 01। इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होगा कि यहां पर एक वेंडर है, सप्लाई टू 100% यूयू एटसेट्रा, एक डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन कर दी है, ठीक है जी, तो उसके बाद फिर रिफंड की बात वहां पर करी जाती है। तो उसके बाद आप जीएसटी का पेमेंट करोगे, भाई रिफंड तभी तो मिलेगा, पहले जीएसटी का पेमेंट तो होना चाहिए, तो पहले जीएसटी का पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद रिफंड की बात करी जा सकती है। तो जिस दिन जीएसटी का पेमेंट हुआ या जिस दिन उसकी रिटर्न फाइल हो गई, वहां से 2 साल के अंदर अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में रिफंड क्लेम किया जा सकता है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यहां रेलिवेंट डेट को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं मालिक कि एक सर्विस को एक्सपोर्ट कब कहा जाता है, जब सर्विस का सप्लायर इंडिया का हो, रेसिपिएंट बाहर का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर होना चाहिए, है ना, ये आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द कंडीशन to call a service as an export of service. If the consideration is not coming in foreign currency, then the service cannot be considered as export of service. However, in case of Nepal, Indian rupees में चलेगा, ठीक है। तो मान के चलिए अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो क्या होगा, लेट सपोज अगर सर्विस का कंप्लीशन तो हो गया है लेकिन पेमेंट बाद में आती है, तो क्या सर्विस आपने दे दी, एक्सपोर्ट कर दी, बट पैसा अभी आपका फॉरेन करेंसी में नहीं आया है, तो क्या आप उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान पाओगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक सर्विस तब तक एक्सपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आती जब तक कि उसका पैसा ना मिल जाए। तो जब तक पेमेंट ना मिल जाएगा, कंप्लीशन हो चुका था, पेमेंट भी आ गई, अब बनी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगी तब आप रिफंड की एप्लीकेशन दे सकते हो। तो मोटी मोटी बात, अगर पेमेंट बाद में हो रहा है तो पेमेंट की डेट से 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अगला पॉइंट आता है, पेमेंट पहले आ गया, इनवॉइसिंग बाद में है, पेमेंट पहले आ गई,
तो आप बोलोगे सर पेमेंट से काउंट कर लीजिए, जी नहीं, पेमेंट आ तो गई पहले, पर यह अभी जस्टिफाई नहीं हुआ है कि यह पेमेंट एक सर्विस के अगेंस्ट ही है। हो सकता है फॉरेन करेंसी में आपने लोन लिया हो, तो जब आप इनवॉइस कर देते हो इस पेमेंट को लिंक करते हुए, तो यह जस्टिफाई हो पाता है कि हाँ ये पेमेंट आपकी सर्विस के अगेंस्ट थी, आपने सर्विस दी है। तो इस वाले मामले के अंदर आपको क्लैरिटी आई है इनवॉइस पर जाकर, तो इनवॉइस वाली जो डेट है वहां पर आकर मालिक हम ये कह पाएंगे कि दिस इज द रेलिवेंट डेट फॉर क्लेमिंग द रिफंड। तो यहां आपकी एलिजिबिलिटी डेट आपकी बन जाती है। प्लीज टेल मी, इसका लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी माय डियर, रट्टा नहीं मरवा रहा मैं आपको, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया कि सर्विस जब एक्सपोर्ट करते हैं तो रेलिवेंट डेट ये वाली क्यों रखी जाती है, अजीब सी यहां पर क्यों रखी जाती है? तो इसका जो लिंक है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ दरअसल। तो इन केस ऑफ जजमेंट या कोई ऑर्डर वगैरह आता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक जजमेंट नहीं आई तब तक आपको पता नहीं चला कि रिफंड बनता है। तो जब जजमेंट आ जाती है तो वहां से आपको रिफंड का पता लगता है, अकॉर्डिंगली आप वहीं से 2 साल के अंदर रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इन केस ऑफ रिफंड, इन केस ऑफ आईटीसी रिफंड, आईटीसी रिफंड के आगे मैंने आईटीआरएस लिखा हुआ, इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। जबकि आप जानते हैं आईटीसी का रिफंड तो आपको 2 तरीके से मिलता है, एक जीरो रेट सप्लाई में मिलता है और एक आपका मिलता है साहब जीरो रेट सप्लाई में मिलता है, और एक आपको इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर में मिलता है। तो मैं यहां पर सिर्फ इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर की बात ही क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेरी एक्सपोर्ट वाली बातें हैं वो गुड्स का एक्सपोर्ट यहां कवर कर लिया, सर्विस का एक्सपोर्ट यहां कवर कर लिया, तो इनमें जो आईटीसी रिफंड मिलेगा वो तो उसके लिए तो एलिजिबिलिटी डेट यहां हो गई ना। तो अब जो ये आईटीसी रिफंड की बात कर रहा है तो ये बचा कौन इसके लिए? आईटीआरएस सिचुएशन ही बची है, बड़ी बात बोल रहा हूं, इसके लिए सिर्फ आईटीआरएस सिचुएशन ही बनी है। सर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810012161, ठीक है जी, वैसे करके दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, राइट? यस सर, 9810012161, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो यहां पर रिफंड क्लेम्ड बाय अदर देन सप्लायर, सप्लायर के अलावा कोई और व्यक्ति अपना रिफंड क्लेम करता है तो क्या करके चलेंगे? तो मतलब बायर है वो रिफंड क्लेम कर रहा है, रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेसिपिएंट आदमी है वो यहां पर मालिक, जब उसने ट्रांजैक्शन हुई थी, जब रिसीट किया था गुड्स को, तो वो वहां पर आकर अपना ये करके चलेगा। और उसके बाद में प्रोविजनल असेसमेंट केस में प्रोविजनल से फिर फाइनलाइज किया जाता है, तो फाइनलाइजेशन पे पता लगता है कि डिमांड बनी है कि रिफंड बनी है, तो वहीं से आप अपनी एप्लीकेशन 2 साल के अंदर अंदर दे सकते हो फाइनलाइजेशन से। अदर रेजुडरी प्रोविजन दे रखा है, रेजुडरी प्रोविजन के अंदर मान लीजिए एक्सेस पेमेंट कर दिया है, तो जब आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया था तो वहां से 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी रिफंड की एप्लीकेशन दे सकते हो। मोटी बात यह कि द डेट ऑन विच यू वर एलिजिबल टू फाइल योर रिफंड क्लेम, तो वहीं से आपके 2 साल का पीरियड काउंट किया जाएगा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई या नहीं आई? बोलो बोलो, इज इट ओके? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कौन कहता है कि रिप्लाई नहीं करते? राहुल कह रहे हैं रिप्लाई नहीं करते। बाबू क्या बात कर रहे हो? मैं तो बच्चों को कॉल करता हूं, कॉल बैक करता हूं। अगर कोई बच्चा यहां हो तो वो बता सकता है कि जिसके पास मेरा बैक कॉल आया हो या ना आया हो। यहां तक कि जैसे मैंने कल 1 घंटा मैंने लगाया था, परसों कॉल अटेंड नहीं कर पाया था मैं, तो परसों और कल के जितने भी मेरे दोपहर तक के कॉल थे, जो मिस्ड कॉल थे, बेसिकली जो मिस कर दिए थे मैंने, अंकित चौहान लो कर दिया फोन, कर दूंगा तुझे, कर दूंगा, चिंता मत कर। अभी इस समय तो रिसीव नहीं कर सकता ना तुझे मैं, हाँ चिट, मैं तो बाबू कॉल बैक कर लेता हूं। ऐसे करके तुम कभी ट्राई करके देख लेना, आपको 24 आवर के अंदर अंदर मोस्टली कॉल आ जाएगा जी। तो आगे बात करते हैं यहां पर आकर। ठीक है, तो 2 साल के अंदर एप्लीकेशन आपने दे दी। अब ध्यान सुनना, आगे जो टाइम दिया गया है वो है 60 डेज का, 60 दिनों का समय यहां पर दिया गया है। 60 दिनों के अंदर अंदर, ओ इधर 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 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जानी चाहिए। 60 दिनों का समय रिफंड ऑर्डर बनने के लिए है या बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाए। जी, रेसिपिएंट के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए विद इन 60 डेज। अगर नहीं हुआ तो फिर 6% पर एनम का ब्याज यहां पर बात करी जाएगी। हालांकि कुछ मामलों के अंदर 9% ब्याज की बात भी करते हैं, बट वो थियोरेटिकली उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आकर कुछ राहु केतु भी आ जाते हैं। जब आईटीसी देने की बारी आती है तो 12 कंडीशंस खड़ी कर देते हैं, और आज यहां पर आकर रिफंड देने की बारी आ रही है तो यहां पर भी राहु केतु को खड़ा कर दिया है क्या। और बस ठीक भी है,
कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जब तक रिफंड नहीं मिलेगा जब तक उसकी आरसी एक्टिवेटेड है। बात ठीक है? अगर आरसी एक्टिवेटेड है, आरसी एक्सपायर नहीं हुई है, तो मतलब वो कुछ और सप्लाई कर सकता है, और सप्लाई करेगा तो जीएसटी लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो पहले आरसी तो एक्सपायर हो तब रिफंड की बात करके चलेंगे। दूसरा, उसकी आखिरी फाइनल रिटर्न ना आई हो, जब तक उसकी रिटर्न नहीं भरी गई है आखिरी वाली, तब तक हम उसको भला कैसे दे सकते हैं? क्योंकि रिटर्न से ही पता लगेगा कि उसकी जीएसटी लायबिलिटी क्या बनती थी, क्या नहीं बनती थी, राइट। दूसरा बोलता है कि आपका जो रिफंड है, इसको सरकार अगर आपने कोई और ड्यूज का पेमेंट नहीं किया है तो वहां के प्रति एडजस्ट कर सकती है, या इसको होल्ड पर भी डाला जा सकता है। अगर कुछ डाउटफुल सिचुएशन बनती है तो उसको होल्ड पर भी डाल सकते हैं। वैसे करके बात कर दी जाएगी मालिक। ठीक है साथी। उसके बाद में आगे बोलते हैं नो रिफंड इफ ए पर्सन क्लेम्स ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर आपने कस्टम्स के मुताबिक किसी ट्रांजैक्शन पर, एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन थी और आपने सेक्शन 75 के मुताबिक या 4 के मुताबिक ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है, तो क्या आपको यहां पर रिफंड मिल जाएगा जीएसटी का? द आंसर इज नो। दोनों हाथों में लड्डू नहीं लिए जा सकते हैं। लड्डू तो एक हाथ में लेंगे। अगर कस्टम के मुताबिक आपने रिफंड क्लेम कर लिया तो सेक्शन 54 के मुताबिक आपको यहां पर रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे करके बात करते हैं मालिक। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी आप ही करवाई जाती है। तो जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी लेवी होती है, तो सरकार तो उल्टा एक्सपोर्ट ड्यूटी ले रही है, तो उनके ऊपर आपके रिफंड्स, ये बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे। आईटीसी का रिफंड सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशंस में मिलता है। एक, जीरो रेट सप्लाई में मिलेगा, और दूसरा जो है आपका वो ITRS, जो इन्वर्टेड टैक्स रेट सिचुएशन जो बनती है, वहां पर आकर आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज बेनिफिट नहीं दिए जाते हैं। और जो जीरो रेट सप्लायर्स होते हैं उनको 90% का प्रोविजनल रिफंड भी दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये सारे राहु केतु चेक करने के बाद जो भी आपका अमाउंट बनता है वो पैसा या तो एप्लीकेंट को दे दिया जाएगा या फिर कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली पैसा सरकार तो ऑलवेज कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हो कि ये पैसा आपका है, जैसे मान लीजिए आप जीरो रेट सप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे वाले मामले में आप ओवरसीज कस्टमर से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। अगर आपको जीएसटी भरना भी पड़ता है तो आप अपनी पॉकेट से भरते हैं फिर, और रिफंड भी आप ही को दे दिया जाएगा। जब आईटीसी का रिफंड क्लेम करेंगे तो इसका बर्डन कभी भी अल्टीमेट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया जाता है, इसलिए इसका रिफंड आप ही को दिया जाएगा। दूसरा, आप प्रैक्टिकली प्रूफ कर देते हैं कि ये जो टैक्स का लोड है, जो रिफंड का अमाउंट बनता है, वो लोड आप ही के ऊपर पड़ा हुआ है, तो रिफंड का पैसा आप ही को दिया जाएगा, किसी और को वो नहीं दिया जाएगा। वैसी वाली बातें आपकी यहां पर निकलकर आ जाती हैं। ठीक है। कुछ छोटी मोटी बात यहां पर नीचे बताई गई हैं कि अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं ई कैश लेजर से, या रिफंड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन दिया जा रहा है, तो वो रिटर्न फॉर्म के माध्यम से ही अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकली मैं बता दूं, इसके लिए बोलते हैं कि RFD की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकली एज ऑफ नाउ RFD ही फाइल किया जाता है इसके लिए भी। अगली बात निकल के आती है, जो आपके स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं, जो UIN वाले हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होल्ड करते हैं, उनके लिए समय सीमा रखी गई है 18 महीने की। जो रेलिवेंट डेट से, एलिजिबिलिटी डेट से 2 साल नॉर्मली समय सीमा होती है, उनके लिए 1.5 साल की समय सीमा दी गई कि आपको 1.5 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स अपना जो रिफंड का अमाउंट है वो यहां पर क्लेम कर लेना चाहिए। वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ठीक साहब। डबल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, अच्छे से आप जानते हैं। और 2 लाख या अधिक का अमाउंट है तो आपको एक डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है, सीए का सर्टिफिकेट। अगर आपका जो रिफंड क्लेम है, मैं रिफंड क्लेम के फॉर्म को आपको दिखाता अगर ये समय होता मेरे पास में, तो उसमें एक जगह बनी हुई होती है, इफ योर क्लेम इज मोर देन 2 लाख रुपीज, देन आपको एक सीए का सर्टिफिकेट भी वहां पर लगाना होता है। सीए की पूरी डिटेल जाती है, कौन सी फर्म है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारी डिटेल वहां पर अपनी जाती है और अकॉर्डिंगली बात करी जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अगर आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं मालिक, तो रिफंड क्लेम जैसे यहां पर ना ये आप कर रहे हैं लाइक रिफंड ऑफ आईटीसी, यहां पर ये रिफंड ऑफ आईटीसी अगर आप क्लेम कर रहे हैं, मान लो 10,000 का आईटीसी रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले क्या करना होगा आपको मालिक, आपका जो ई क्रेडिट लेजर है ना, आपको यहां पर आइएगा आपके जो लेजर्स यहां पर आ रहे होते हैं, उन लेजर्स के अंदर आपको एक्सेस नहीं हो गया, लेजर्स जो आपके दे रखे हैं, उन लेजर्स के अंदर आकर मालिक आपको जो ई क्रेडिट लेजर है वहां से पहले उतना अमाउंट कम करना होगा। क्योंकि अगर आप
आईटीसी का रिफंड लेना चाहते हैं तो पहले आपको आईटीसी जो है उसका जो बैलेंस है उतने से कम करना पड़ेगा। अगर आपने कम नहीं किया है तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट मारकर डब्बे में डाल दिया जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आपका आईटीसी बैलेंस उतना तक जरूर कम होना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो पाएगी। राइट सर। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं देखो जरा। अब यहां से आपका असल डिस्कशन शुरू होता है, जहां पर आपको बेसिकली कंफ्यूजन्स आती है मालिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर आपके लिए जीरो रेटेड सप्लाई को। जीरो रेट सप्लाई जो है इसका मतलब एक्सपोर्ट, एक्चुअल में एक्सपोर्ट करना या फिर SEZ को सप्लाई करना, ये आपका जीरो रेट कहा जाता है। ये दो रूट बने हुए हैं, एक रूट नंबर 1 है, एक रूट नंबर 2 आपका यहां पर आता है। जो रूट नंबर 1 है उसमें बोलते हैं कि भाई आप जीरो रेट में मतलब आप ये अंडर बॉन्ड या LUT या फिर दूसरे वाले में ऑन पेमेंट ऑफ GST की बात करी जाती है। तो जहां बॉन्ड की बात कर रहे हैं इसमें गुड्स का क्या सीन होगा और सर्विसेज का क्या सीन होगा, वो सारी बात यहां पर बताई जा रही है। ऐसे ही दूसरे रूट के अंदर गुड्स और सर्विसेज का क्या सीन होगा। तो प्रैक्टिकली मेरे पास 4 केस हो गए, 1 केस, 2 केस, 3 केस और 4 केस यहां पर मेरे हो जाते हैं। तो पहले मैं पढ़ता हूं, अंडर बॉन्ड सप्लाई कर रहे हैं और गुड्स की बात कर रहे हैं तो क्या किया जाएगा। तो ये आ गया मेरा पहला एक केस यहां पर निकल कर आ जाता है। इसमें मान के चलिए मेरा जो आउटवर्ड था वैल्यू थी 15,000 रुपए की और उस पर GST बनता था 2,700 रुपए का, बट हमें वो पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर हम अपना एक बॉन्ड यहां पर वहां पर एक अपना बॉन्ड हम लगा देते हैं, बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि बॉन्ड के साथ सपोर्ट होती है बैंक गारंटी की, लेकिन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की जो सुविधा है वो कुछ ही सेलेक्टेड और हाई प्रोफाइल लोगों को ही अवेलेबल करवाई जाती है। आप ये बॉन्ड भरते हैं GST RFD 011 के अंदर ये भरा जाता है। एक्सपोर्ट से पहले भरना होता है। जी बड़ी बात, एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये बॉन्ड भरना होता है। रूल नंबर 96A इसके पीछे काम करके चलता है और आपको यहां GST भरने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आता है सेक्शन नंबर 16 जो बोलता है कि आपको जीरो रेट के संबंध में ITC अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में यही बड़ा अंतर होता है कि जीरो रेट के संबंध में आपको ITC अवेलेबल हो जाता है, तो ITC मिल तो जाएगा। अब जो ITC मिल गया उसका अचार डालें क्या। अब भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू यूटिलाइज द सेम, लेकिन अगर यूटिलाइज कर सकते तो करो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मेरा तो सारा का सारा बॉन्ड में ही एक्सपोर्ट किया जाता है, सो आई एम अनेबल टू यूटिलाइज माई ITC। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो आप इसका रिफंड ले लो, क्योंकि अगर रिफंड नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मैं राइट ऑफ करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो इनडायरेक्टली इंडियन टैक्स का लोड ओवरसीज कस्टमर पे चला जाएगा, जो कभी नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट अलाउड द रिफंड ऑफ दिस ITC। लेकिन यहां पर मैक्सिमम रिफंड कितना दिया जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने सेट करके दिया है। फॉर्मूला है जो भी आपका नेट ITC है वो मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ऐसे करके फॉर्मूला यहां पर दिया है। मान लीजिए आपका ये 1800 रुपए का बनता था, एक्सपोर्ट टर्नओवर आपका 10 का है और आपका टोटल टर्नओवर 25 का है, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड 720 बन जाएगा। यानी कि जो आपका जीरो रेट सप्लाई से, ये फॉर्मूले को ज्यादा टेक्निकली मत लीजिएगा, जो आपका ऑब्वियस सी बात है जितना भी आपका जो ITC है कनेक्टेड टू जीरो रेट सप्लाई, प्रोपोर्शनेट टू जीरो रेट सप्लाई, उतने तक का तो रिफंड मिलेगा ना, हम किसी और का रिफंड थोड़ी दे रहे हैं। तो जितना भी आपका ITC कनेक्टेड टू, तो हमने इसको अगर कहा कि भाई हमारे कुछ ये जीरो रेट भी करते हैं, कुछ अदरवाइज भी करते हैं और ये हमारा कॉमन ITC है, तो हमने तो उसमें में निकालना कि इससे कनेक्टेड मेरा कितना बनता है, तो वो है 720 रुपए। इतने का मुझे यहां पर रिफंड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इज इट ओके मालिक? हाँ सर जी, जैसे कि ये था ना, तो मैंने सिर्फ इसका निकाला कि मेरा इससे कनेक्टेड कितना बनता है, तो मुझे यहां पर रिफंड अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके बात करते हैं। अब यहां पर नेट ITC का मतलब क्या निकल कर आ रहा है इसमें बोलते हैं नेट ITC, सिर्फ ध्यान दीजिए इनपुट और इनपुट सर्विस की बात कर रहा हूं, कैपिटल गुड्स का यहां पर कोई किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है पहले आप उसे वहां पर लीजिए। एक्सपोर्ट टर्नओवर में कौन सा एक्सपोर्ट को पकड़ूंगा? सिर्फ बॉन्ड वाले को, सिर्फ बॉन्ड वाले को पकड़ूंगा जो बॉन्ड या LUT में आ रहा है। इसमें पिछली बार एक नई चीज और ऐड करी गई थी, 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू उस प्रोडक्ट की जो आप कर रहे हो। तो इसमें क्या करते थे लोग, ओवर इन्वॉइसिंग करते थे ताकि उनको एक्सपोर्ट बेनिफिट ज्यादा मिल सके। इसलिए ओवर इन्वॉइसिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने किया कि जो डोमेस्टिक सप्लाई की वैल्यू है उसकी जो डोमेस्टिक वैल्यू उसका 1.5% कर दीजिए, विच एवर इज लोअर, जो भी होगा हमारा यहां पर लेकर चलेंगे। अगर ये मेरा 40 लाख रुपए है और डोमेस्टिक वैल्यू इसकी थी 30 लाख रुपए की, तो उसका 1.5
45 हो गया 45 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, लोअर है 40 तो 40 ही मेरा यहां पर ले लिया जाएगा, 40 है तो 40 ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू वाली कम हो निकल के आती, अगर मान लीजिए ये मेरी आती 38 लाख रुपए आ रही होती, तो 38 में इसको यहां पर फाइनल फिगर में अपने लेकर चलता। सर्विस के लिए क्या करना होता है, तो सर्विस के लिए मुझे देखना होगा कि जो भी कलेक्शन, क्योंकि ये पेमेंट से लिंक होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर पेमेंट की सारी बात की जाती है, तो जो भी पेमेंट मेरी यहां पर मिली है इस महीने के अंदर, तो भाई साहब इसमें से मैं क्या करूंगा कि अगले कुछ एडवांस मिले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए अभी कंप्लीशन मैंने नहीं किया, अगर अभी मैंने सप्लाई नहीं दी तो हाउ कैन आई कॉल इट एट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि कंप्लीशन होना जरूरी है। तो अभी वो जो फ्यूचर के एडवांस मिले हुए हैं उनको मैं घटा दूंगा, क्योंकि अभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनी ही नहीं है। लेकिन पास्ट में जो पहले एडवांस मिल गए थे, तो पहले एडवांस मिल गए थे तो उस समय तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अब मैंने उनकी सप्लाई दे दी है, पैसा पहले आ चुका था, सप्लाई अब दे दी, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशंस पूरी हो गई, उनको जोड़ दूंगा, अगला घटा दूंगा, पिछला जोड़ दूंगा, अगला घटा दूंगा, अगला घटा दूंगा और पिछला जोड़ दूंगा। ऐसे करके जो मेरी पेमेंट्स हैं उनको मैं यहां पे अपना कंसीडर करके चलता हूं। और उसके बाद एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकल के आएगा, जिसमें जो आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर है और जो आपका अदर टर्नओवर है दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या लिया जाएगा, एक बड़ी क्वेरी यहां पर निकल के आती है सर। एक्सपोर्ट टर्नओवर में जैसे मान लीजिए आपका 40 लाख तो ये निकल के आया था, ठीक है, और मान लीजिए आपका 20 लाख ये था सर जी, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर गुड्स और सर्विस का मिला के हो गया 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 लाख यहां पर हो जाता है, राइट, यस सर। अब मान लीजिए सर आपका ये तो था 40 जो एक्चुअल में था, लेकिन फॉर्मूले से आपका ये निकल के आ रहा था 38 लाख रुपए, 38 लाख निकल के आ रहा था और 20 ये था। तो फिर आप यहां पर जो टोटल टर्नओवर निकालते समय सर्विस का तो 20 आ जाएगा, लेकिन जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालोगे उसमें जो आपका गुड्स का टर्नओवर है वो कितना लिया जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू पे आपने बताया था वो, या जो फॉर्मूले से फाइनली आपका सेलेक्ट हुआ 38 वो, क्योंकि ऊपर वाले में तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में तो 38 ही आएगा, लेकिन जब टोटल टर्नओवर निकालोगे तो वहां कितना आएगा। इसमें कंफ्यूजन मार्केट के अंदर थी, लेकिन हालांकि वो क्लैरिफिकेशन आपके लिए नहीं है, बट क्लैरिफाई किया जा चुका है, 38 आएगा। मैं पहले भी इसमें 38 ही बोला करता था, अभी भी 38 ही आएगा, क्योंकि जो फिगर आप यहां पकड़ रहे हैं एक्सपोर्ट की, वही फिगर आपकी टोटल टर्नओवर के हिस्से में ही निकल कर आएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी जी। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है कपिल। तो ये हमारी यहां पर बात हो जाती है। अब एक कुछ बातें और भी हैं यहां पर। बातें क्या है? नोट 1, इज इट डेटा ऑफ रेलिवेंट पीरियड। ये जो डेटा है ये रेलिवेंट पीरियड का, ये जो आपने फिगर ले रहे हैं ये रेलिवेंट पीरियड है। अब रेलिवेंट पीरियड आपका 1 महीने का पीरियड हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 4 महीने, 1 साल। आप जितने पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो वाला पीरियड आपका यहां पर कहा जाता है रेलिवेंट पीरियड, राइट, यस सर। दूसरी बात, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कर देते हो तो आप उसे क्या बोलोगे? अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कर देते हो तो आप उसे अभी भी एग्जेम्प्टेड बोलोगे या जीरो रेटेड बोलोगे? सर उसे जीरो रेट कहा जाएगा और अकॉर्डिंगली उस पर हम आईटीसी अलाउ करवा देंगे। एग्जेम्प्टेड पे नहीं मिलता है लेकिन जीरो रेट पे मिल जाता है। सो इफ एनी ऑफ द एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया देन इट विल बी कंसीडर्ड एज जीरो रेट सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली आईटीसी विल बी अवेलेबल, राइट, यस सर। दूसरा, जो भी डीम्ड एक्सपोर्ट है आपका, डीम्ड एक्सपोर्ट की पिक्चर को उसके दूर रख के चलना, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट का सीन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से निकाला जाता है। आप क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, दूसरा, यहां पर एंट्री कैसे करी जाएंगी? एंट्री बड़ी सीधी सी है मालिक, क्योंकि आपने यहां तो बॉन्ड भरा था, आउटवर्ड साइड में आपने जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है, तो मिस्टर एक्स टू सेल्स करके चलेंगे 15,000 जीएसटी को लेने देना था ही नहीं, और यहां पर आकर परचेज डेबिट, आईटीसी डेबिट टू बैंक, और आईटीसी जो भी है अपना उसको फिर आप रिफंड के रूप में क्लेम कर लेते हैं। रूल्स से मैंने यहां पर प्रोसीजरल पार्ट में बताया, RFD 01 फाइल करके चलेंगे 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट व्हेन गुड्स लीव द इंडिया, जब गुड्स आपका इंडिया छोड़ गया था
वहां से आप लेकर चलेंगे और शिपिंग बिल वगैरह ये आपके डॉक्यूमेंट रेलिवेंट वहां पर होंगे। और अगर एसएजेड का मामला है तो वहां पर एक एसएजेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी आपके लिए बढ़वा दिया जाता है। यह है इसका कंप्लीट डिस्कशन। और आपने अभी सिर्फ ए पॉइंट कवर किया है मालिक, ये वाला कि बॉन्ड या एलयूटी के अंदर आप गुड्स की बात कर रहे थे। अगर बॉन्ड या एलयूटी के अंदर हम सर्विस को एक्सपोर्ट करके चलें तो क्या किया जाएगा? सब कुछ वैसे ही होगा जैसे गुड्स के केस में किया गया है, सब कुछ वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का अंतर आएगा, अदरवाइज सब कुछ वैसे ही किया जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेम, ये आपका बी पार्ट आ गया। एवरीथिंग विल बी सेम एज इन केस ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। नंबर 1, रेलिवेंट डेट यहां पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेलिवेंट डेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन अलग होती है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन अलग होती है, तो रेलिवेंट डेट इसकी अलग है। कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज लेटर, और अगर मान लीजिए पेमेंट पहले आ गई है, इनवॉइसिंग बाद में है, तो फिर इनवॉइसिंग की डेट से 2 साल आपके काउंट किए जाते हैं, वैसे करके। दूसरा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें पेमेंट का प्रूफ भी आपका एडिशनली वहां पर आकर बढ़ जाता है। अदरवाइज प्रिंसिपली देखा जाए तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के संबंध में जब अंडर बॉन्ड करते हैं तो दोनों का प्रोविजन, प्रोसीजरल पार्ट लगभग एक ही जैसा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक अगर ओके है तो प्लीज मुझे थम्स अप दीजिएगा मालिक। हालांकि मैंने नोट्स बहुत ही सुलझे हुए बनाए हैं, विश्वास मानिए। कई दिन लगाए थे मैंने इस रिफंड को, क्योंकि मैं शुरू से देखता था रिफंड के चैप्टर में बच्चा थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। लगता था यार ये नहीं, इसमें यहां कंफ्यूजन आ जाती है, इसमें आ जाती है। मैंने एक एक नस नस को अलग कर दिया है, एक एक चीज को बांट दिया है मैंने, कि मुझे बताता कंफ्यूजन का स्कोप कहां रह जाता है। कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। बड़ी सरलतम लैंग्वेज में मैं सारी बात आपसे पूरे रिफंड चैप्टर की यहां पे करके चल रहा हूं। पूरा चैप्टर मैंने डायग्रामेटिकली एनालाइज करके आपको दिया है। ठीक, आगे आता है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सी पॉइंट में आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेमेंट ऑफ जीएसटी, और लेटर ऑन इसका रिफंड क्लेम किया जाएगा, वैसे करके। ध्यान दीजिए, जब बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जब गुड्स आपका एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसका जो रिफंड है वो कस्टम वाले देते हैं। ओए भाई साहब, ओ भाई साहब इधर। जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता था तो पैसा रेवेन्यू कस्टम वाले रखते हैं, और जब गुड्स एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसी रेवेन्यू में से ये उसका रिफंड भी देकर चलेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में रिफंड क्लेम शैल बी मेड बाय द कस्टम ऑफिसर्स। तो इसके लिए कैसे करके चलेंगे? क्या RFD 01 फाइल करना पड़ेगा? ना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीएसटी का पेमेंट अपनी पॉकेट से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं मेरी जेब से, मैं ओवरसीज कस्टमर के ऊपर कभी भी जीएसटी का लोड नहीं डाल सकता, वट एवर मे हैपन। मैं मेरी जेब से ही जीएसटी का पेमेंट सरकार को करूंगा और फिर कस्टम डिपार्टमेंट से उसका रिफंड क्लेम करके चलूंगा। यहां पर RFD 01 फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मेरी शिपिंग बिल है जो एक्सपोर्ट करते समय मैंने फाइल किए थे वही को एक रिफंड की एप्लीकेशन ट्रीट कर लिया जाएगा। दूसरा, मेरी जो आउटवर्ड सप्लाई है, क्योंकि जब मैं GSTR 1 अपना फाइल करता हूं तो उसमें मेरी एक्सपोर्ट सप्लाई की अलग से टेबल बनी हुई है, उसमें डिटेल मांगता है। तो मेरा जो GSTR 1 जो मैंने फाइल किया है अपने जीएसटी पोर्टल पर, वहां से वो ऑटो ट्रांसमिट होता है जीएसटी, वो जो कस्टम का जो पोर्टल है icegate.gov.in पर जाकर वो ऑटो ट्रांसमिट होता है। वहां से पता लगता है कि इस बंदे का एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, जीएसटी वालों को इसने कितना बता रखा है, उसके आधार पर मेरा रिफंड प्रोसेस किया जाता है। इज इट ओके? हाँ बोलोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सारी बात मैंने आपकी यहां पर दे रखी है मालिक। आइए देखते हैं जरा क्या बोलता है। देखो, सबसे पहले तो यहां पर स्पेशल प्रोविजन है, रिफंड जो है वो आपका कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ऑटो रिफंड आपका होता है, अलग से एप्लीकेशन नहीं देनी होती है। एंट्री, जनरल एंट्री ध्यान से देखना, अगर वैल्यू 15,000 रुपए थी, 27 रुपए का जीएसटी अगर आपका इस पर बनता है तो एंट्री ध्यान से देखना क्या बनी है, 2700 का जीएसटी बनना है और मुझे पे भी करना है। तो मिस्टर एक्स डेबिट, एक्स आपका ओवरसीज कस्टमर है, टू सेल्स टू जीएसटी, टू सेल्स, और टू आगे आपका यहां पर आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। और एक बड़ी बात, रिफंड रिसीवेबल। इसमें क्या हो रहा है कि मैं आउटपुट लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा हूं और मैं हाथ के हाथ उसकी रिफंड की एप्लीकेशन भी डाल रहा हूं। ध्यान से देखिए, मेरा जो ओवरसीज कस्टमर है मैंने उसके ऊपर लोड बिल्कुल भी नहीं डाला, मैं पे करूंगा और मैं ही उसका रिफंड अपनी किताबों के अंदर क्लेम कर लूंगा, वैसे करके। अच्छा, चूंकि मेरा आउटपुट जीएसटी बनता है सो करस्पॉन्डिंगली मुझे यहां पर आईटीसी पक्का अवेलेबल हो जाएगा। इस आईटीसी को मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। मेरी आउटपुट लायबिलिटी 27 रुपए की बनती थी, 1800 रुपए का आईटीसी मैंने यूज कर लिया, 900 रुपए कैश पे कर दी, मेरी जेब से गया 900 रुपए का। लेकिन जब मैं अपना रिफंड क्लेम करूंगा तो रिफंड अमाउंट मेरा 2000
700 रुपए का था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिफंड रिसीवेबल, तो ऐसे करके 2700 रुपए का रिफंड में क्लेम करूंगा। तो इसका मतलब मेरी जेब से गया 900 रुपए का अमाउंट, 900 रुपए का कैश गया, लेकिन आया मेरी जेब में 2700 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा 1800 रुपए का आईटीसी था अल्टीमेटली ये भी कैश में कन्वर्ट हो गया है। इस बार मुझे यहां टेंशन नहीं है, ये तो मुझे आईटीसी मिल गया, बात खत्म, यूज भी कर लिया। इस बार क्या है कि जो ये पैसा है मैं अपनी जेब से भर रहा हूं और एक्सपोर्ट होने के बाद इस पैसे को मैं सरकार से क्लेम भी करके चलूंगा और कस्टम डिपार्टमेंट से इसको मैं क्लेम करके चलूंगा। इसके लिए RFD 01 फाइल करने की जरूरत नहीं है। पूरी थ्योरी लिखिए। ये जो एनालिसिस मैंने करके दिया है, तमाम सेक्शंस और तमाम रूल को निचोड़ दिया है, 10 बार मैंने खुद पढ़ पढ़ के अपने हाथ से ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपके लिए कुछ छूट ना जाए। प्रोसेस बता रहे हैं यहां पर आकर, नीड टू फाइल GST RFD 01, नो ये नहीं भरना आपने, कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा, शिपिंग बिल वगैरह को ही आपका माना जाएगा रिफंड की एप्लीकेशन। GSTR1 ऑटो ट्रांसमिट होगा कस्टम डिपार्टमेंट के लिए, और जो आपने GSTR1 और 3B फाइल करें उसके आधार पर आपका रिफंड प्रोसेस करके आपके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अब आता है चौथा एलिमेंट कि आप सर्विस का कर रहे हैं एक्सपोर्ट और ऑन पेमेंट ऑफ GST। अब सर्विस सेक्टर में तो कस्टम डिपार्टमेंट बीच में नहीं आ सकता क्योंकि वो सिर्फ गुड्स के लिए होता है। तो यहां पर आकर वो बोलते हैं कि जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बोलते हैं कि IGST पेड कर दिया, मान लीजिए 2700 रुपए का आपने, वही आप रिफंड क्लेम उसका कर लोगे, रेलिवेंट डेट वही रहेगी और इसके लिए RFD 01 फाइल करना पड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट से, आप उसे रिफंड क्लेम करके चलोगे। तो मोटा मोटी लगभग वैसे ही बात है जैसे कि हम अपने पीछे कर चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रोविजनल रिफंड। प्रोविजनल रिफंड का प्रोविजन आता है सिर्फ और सिर्फ जो जीरो रेटेड सप्लायर हैं और उनमें से भी उन व्यक्तियों के लिए जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए सुविधा यहां पर उपलब्ध है। पाप और पापी किसे कह रहे हैं? जिसका पिछले 5 साल में कोई 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो, जिसके लिए कोई मुकदमेबाजी ना रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम यहां पर दे सकते हैं रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस पर। राइट, यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब ध्यान से सुनिए, आगे बात हो रही है डीम्ड एक्सपोर्ट की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आप यहां पर गलती कर जाते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब सप्लाई टू 100% EOU एटसेट्रा को डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ एक ही रूट है, पे GST एंड गेट रिफंड। ओ भाई साहब इधर, पे GST एंड गेट रिफंड। आपको पहले GST भरना पड़ेगा, उसके बाद रिफंड की बात करके चलेंगे। या बॉन्ड वॉन्ड का कोई चक्कर नहीं अपनाया जाता है। तो मान लीजिए यहां पे एक ट्रांजैक्शन कर दी जाती है और ट्रांजैक्शन होगी 100% EOU को, तो यहां पर मालिक जो बेनिफिट है वो कौन क्लेम करेगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट पे किए हुए GST का जो बिल में लग के आया था उसका ITC बुक कर सकता है। अगर ITC बुक कर लिया तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। या रेसिपिएंट चाहे, यानी 100% EOU जो रेसिपिएंट के रूप में है वो चाहे तो ITC बुक ना करके वो उसका यहां पर रिफंड क्लेम कर सकती है। ईदर टू बुक ITC और टू क्लेम रिफंड, एनी ऑफ द एक्शन कैन बी टेकन बाय द रेसिपिएंट। एक और तीसरा पैर यहां पर निकल के आता है कि अगर ये चाहें, अगर ये इसका बेनिफिट क्लेम करना नहीं चाहते हैं, अगर ये रेसिपिएंट कहता कि मुझे बेनिफिट नहीं लेना भैया, बेनिफिट टू क्लेम कर ले, तो यहां रेसिपिएंट विल ऑथराइज द सप्लायर to claim the refund from the department, but in such a case recipient डिक्लेरेशन देगा he is neither booking the ITC not to claim the refund। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, रिफंड टू क्लेम कर ले। such kind of authorization letter shall be given by the recipient to supplier, only after that supplier can file refund application to the government। is it okay? yes sir। अब यहां पर आकर जब हम 89 के अंदर अपना टर्नओवर वगैरह निकाल के चलते हैं, तो अगर सिचुएशन ये है कि सप्लायर रिफंड वगैरह क्लेम कर रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर जो हमारे फॉर्मूला आता है उसके अंदर हम इसे कैलकुलेट करके चलते हैं, है ना, और अदरवाइज उसे कैलकुलेट यहां पर नहीं किया जाता। इस प्रकार की अगर बात की जाती है तो मालिक, ये अपनी यहां पर बात हो गई। एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा और क्वेश्चन के अंदर एक डेटा और छोटा सा ऐड कर लेना। ये डेटा रह गया था, प्लीज आप अपनी बुक के अंदर ये डेटा ऐड कर लेना अगर नहीं दे रखा है अपनी बुक में। हालांकि मैंने ठीक कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये जोड़ लीजिएगा, होना तो चाहिए। देखो जरा, मैं 32 लाख वाली बात होनी तो चाहिए, बट अगर नहीं है तो कर लेना। कॉम्पैक्ट बुक नहीं है, आप कर लेना 32 लाख रुपए। आप वाला जो पॉइंट था आप उसे यहां पर ऐड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
ये वैल्यू ऑफ लाइक डोमेस्टिक गुड्स इज 32 लाख रुपीज। आप ये काम कर लीजिएगा, ठीक है साहब। उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक, एक क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाएगा। उसके बाद आता है इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जहां पर अब नॉर्मली क्या होता है, देखो जब शादी होती है तो लड़के की उम्र ज्यादा होती है और लड़की की उम्र कम होती है ना। लेकिन अगर मामला उल्टा हो तो कि जो लड़की है उसकी उम्र बड़ी हो और लड़का छोटा हो, इसी घटना को बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। इसी घटना को बोलते हैं। तो जब जब यदा यदा ही धर्मस्य, कोई भी हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हो सकता है कि यहां पर मल्टीपल इनपुट हो और यहां मल्टीपल आउटपुट हो। तो आउटवर्ड साइड में आप देखना सबसे छोटा लोएस्ट और यहां पकड़ना सबसे बड़ा हाईएस्ट। बड़ी बात बोल रहा हूं, बड़ी बात। यहां हाईएस्ट रेट पकड़ना और आउटवर्ड साइड में लोएस्ट रेट पकड़ना। अगर मल्टीपल हैं तो यहां लोएस्ट यहां हाईएस्ट, और अगर इसका हाईएस्ट इसके लोएस्ट में सीन ये बन जाता है, ये ज्यादा बनता है, तो सिचुएशन कही जाएगी इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। कैसे भला, आइए देखते हैं। यहां पर आकर कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दिए हैं। यहां पर है 5%, यहां पर 18%, तो सिचुएशन हो गई यूं है, तो ये आपका इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका एक्सेस थॉट क्या है कि जो भी आपका इस वजह से एक्सेस आईटीसी है जिसे आप यूज नहीं कर पा रहे, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। अब कितना आईटीसी है जिसे यूज नहीं कर पा रहे, देखते हैं। ये आपका यहां पर बनता था 18,000 रुपए का, ठीक है, और यहां आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती थी 7,500 रुपए की। तो आपके पास एक्सेस आईटीसी कितना बचा जिसे आप यूज नहीं कर पा रहे, तो 18,000 माइनस 7,500, तो जो भी इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर का आईटीसी है वो माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी, जो आउटपुट जीएसटी, उसे घटा दो, तो वो बचता है आपका एक्सेस आईटीसी। तो उतने तक का आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो यहीं पर ये फॉर्मूला बनाकर दिया गया है मालिक कि जो भी आपका यहां पर आईटीआरएस रिलेटेड टू, जो आईटीसी रिलेटेड टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और उससे जुड़ी हुई उसका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उससे माइनस कर दीजिए, तो ये निकल के आता है आपका एक्सेस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। एक्सेस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कि भाई इसका क्या करके चले, तो ठीक है आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एक्सेस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, उतने का आपको रिफंड यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मल्टीपल चीजें हो तो क्या करके चलोगे। यहां ये इनपुट ए और इनपुट बी थे, इन दोनों से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिस पर जीएसटी क्रेडिट 12% का है। तो यहां से उठाते हैं लोएस्ट, अब लोएस्ट का है ही अकेला ही, यहां से उठाते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा, 18%, तो इसका हाईएस्ट इसका लोएस्ट, क्या सिचुएशन ये है, हाँ ये इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब चेक करते हैं जरा मालिक यहां पर आकर कि इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर के अंदर सीन क्या बनेगा। तो आईटीसी रिलेटेड टू आईटीआरएस चेक करते हैं। तो ये जो आईटीसी है इसका यहां पर बनता था 300, टोटल जो आईटीसी बनता था टोटल बनता था 385 रुपए का। इसके संबंध में कितना बना साहब, सर इसके संबंध में जो बना वो आपका 385 का 385 रहा बेसिकली यहां पर आकर, और इसमें से आपने जो इस्तेमाल कर लिया वो हो गया आपका 360 रुपए का, तो बाकी 25 रुपए आपके यहां पर रिफंडेबल हो जाते हैं। उसके बाद में निकल के आता है, मान लीजिए जैसे यहां पर आपका जो लोएस्ट है वो ये और ये हाईएस्ट आपका यहां पर है, यहां पर भी इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। तो यहां जो टोटल आपका आईटीसी बनता था उसमें से आपका आईटीआरएस संबंधी कितना हुआ, इसमें से आपका जो आईटीआरएस संबंधी जो टर्नओवर है वो कितना, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो वो आप करके निकालेंगे। इसमें से आपका जितना भी जीएसटी बनना है वो पे करने के बाद जो अनयूटिलाइज्ड एक्सेस बनता है उसको आप यहां पर रिफंड आपको दे दिया जाएगा। तो बड़ा आसान सा है। टर्नओवर का मीनिंग बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है जैसे कि आप एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर अपना निकालकर चल रहे थे। दूसरा, अगर मान लीजिए सामने आपका नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड है तो क्या आप इसे आईटीआरएस सिचुएशन बोलोगे, जी नहीं। अगर आपका नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है तो आपको तो आईटीसी अवेलेबल ही नहीं होगा, ऐसे की तैसी वहां पर तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज आईटीआरएस। दूसरा,
अगर एक ट्रेडर आदमी है, उसने पिछले साल माल खरीदा था, उस समय जीएसटी का रेट 18% था, उसी माल पर अब जीएसटी का रेट घटकर हो गया 5% का, तो क्या ये सिचुएशन आईटीआरएस मानी जाएगी? जी नहीं, इसको भी आईटीआरएस के सिचुएशन के रूप में हम नहीं मानकर चलेंगे। यहां पर एक कंपैरिजन करके आपको और दिया गया है 89.4 और 89.5 के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो आप एक बार पढ़कर देख लेंगे। यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करके दिया है। रिफंड फ्रॉम ई कैश लेजर तो बड़ा आसान है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ई कैश लेजर आपके पेटीएम वॉलेट की तरह होता है और उसमें रखा हुआ पैसा आपका अपना खुद का पैसा होता है, तो आप उसे वहां से आसानी से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एक्सेस अमाउंट, जैसे मान लीजिए आपको जीएसटी भरना चाहिए था 6,000 प्लस 6,000 भरना चाहिए था, बट आपने 9,000 प्लस 9,000 एक्सेस भर दिया, और जो भरा भी तो वो भी डिलेड पेमेंट के साथ भरा। डिलेड पेमेंट पर आपका एक्सेस इंटरेस्ट भी लग गया है, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ वो, और जो भी आपका एक्सेस अमाउंट पर एक्सेस इंटरेस्ट चला गया वो सारा का सारा पैसा आप अपना रिफंड क्लेम के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे। ऐसे यूआईएन जो होल्डर होते हैं आपके WHO, WTO एटसेट्रा, एम्बेसी, नोटिफाइड पर्सन्स, तो ये आप जानते हैं जीएसटीआर 11 में इनकी रिटर्न अपनी जाती है, और ये भी अपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर डाल सकते हैं, 18 महीने का समय इनको दिया जाता है। इस प्रकार से यहां पर रिफंड चैप्टर की बात करी जाती है। मुझे बताइए बाबू, क्या इतनी लेश मात्र भी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? आई थिंक इसमें कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। रिफंड क्यों होता है, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है, और उसके बाद एक एक एलिमेंट को जीरो रेट क्या है, अलग अलग कंपोनेंट बनाकर, और उसमें 100% ईओयू का क्या सीन है, टर्नओवर का क्या मीनिंग है, सब कुछ आपके सामने नीट एंड क्लीन तरीके से यहां पे रखा हुआ है। तो इस प्रकार से मेरी ये बातें यहां पर होती हैं संपन्न। रुको जरा, ठहरो, अभी कहां भाग लिए। इस चैप्टर में लेटेस्ट में कुछ अमेंडमेंट आई है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। ये मेरे सामने अमेंडमेंट जो इस बार की आई थी, उसकी जो हैंड रिटन नोटिंग थी वो मैंने खोली हुई है, क्योंकि रिवीजन वीडियोस के अंदर अमेंडमेंट्स का जिक्र स्पेशली होना चाहिए। तो अमेंडमेंट इन एडिशन टू है, मतलब जो आपने अभी वीडियो देखा वो तो है ही है, साथ में ये चीजें भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। रूल नंबर 89 में एक 1A आपका ऐड किया गया है, और इसकी सपोर्ट के लिए एक सर्कुलर भी दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब ये स्थिति बनती है कि जो ना करना था कर गई, मैं कित जाके मर गई, मैं बावड़ी, अर्थात जब इंट्रा और इंटर में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ट्रांजैक्शन थी तो इंटर, पर मान लिया इंट्रा, और इंट्रा मानकर रॉन्गली सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिए, जबकि पे करना चाहिए था आईजीएसटी। तो कैसे करते हैं? तो यहां पर हमारे पास सेक्शन नंबर इधर आईजीएसटी में 17 आता है, उधर सीजीएसटी के अंदर सेक्शन 77 आता है, और इन दोनों में एक जैसी बात कही गई है कि जो भी आपने गलत पे कर दिया है उसका मिलेगा रिफंड, और जो पे करना चाहिए था वो पे करना ही पड़ेगा, यानी जो करना चाहिए है वो करना ही पड़ेगा, और जो गलती से पे कर दिया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, ऐसे करके। ठीक, तो यहां पर मान लीजिए आपने रॉन्गली पे कर दिया, 9,000 ये पे कर दिया, 9,000 ये पे कर दिया, बाद में पता लगा कि हाय राम ये क्या हुआ। अच्छा, बाद में पता लगा, किसको पता लगा? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है क्या, और किसको पता चला है? यही पता चला है कि गलती हो गई है, लेकिन पता किसको चला है? सब्सिक्वेंटली हेल्ड एज इंटरस्टेट, ये वर्डिंग्स आया करती थी। तो सब्सिक्वेंटली हेल्ड, तो इससे प्रतीत होता था जैसे अधिकारी को पता लगा है कि ये कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो यहां अब क्लैरिफाई किया गया है कि अधिकारी के साथ साथ अगर ये जानकारी पति को भी पता लगती है, स्वयं से पत्नी के साथ साथ पति को खुद पता लग जाती है कि हाँ मैंने गलती की है, तो भी ये बात यहां पर हो जाएगी, तब भी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल तरीके से आ जाएगी। ठीक, तो पहली बात समझिए कि जो गलती हुई है ये चाहे डिपार्टमेंट को पता लगे या फिर टैक्स पेयर को पता लगे, जैसे पता लगे उसे करेक्टली जो बनता है वो पे कर देना चाहिए, और जो रॉन्गली पे किया था इसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अब जो रिफंड की बात होती है तो रिफंड के चैप्टर में आते हैं, यहां पर आकर पता लगता है कि इसके लिए जैसे नॉर्मली रिफंड क्लेम करने की समय सीमा 2 साल की होती है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए रिफंड की कोई समय सीमा दे ही नहीं रखी थी कि कहां से अपने 2 साल काउंट किए जाएंगे। अगर लॉ को लिटरली पढ़ा जाए तो कोई भी टाइम लिमिट इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रही थी कि जब जागे तब सवेरा। तो इसी के लिए यहां पर क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में भी 2 साल
कि टाइम लिमिट बाउंड होगी, 2 साल के भीतर भीतर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल काउंट कहां से करेंगे? लॉजिकली बताइए, जिस दिन रॉन्गली पे कर दिया वहां से, या जिस दिन करेक्टली पे कर दिया है। देखिए, जब तक आप करेक्टली पे नहीं करोगे, आपको रॉन्गली पे वाले का रिफंड कैसे मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये रॉन्गली पे कर दिया, सरकार बोलेगी काम कर, पहले तू अपना रिफंड ले ले, बाद में हमें देता रही हो। नहीं, सरकार कहती है कि इसका रिफंड तब दूंगा, पहले इसकी जगह पे किसी और को पकड़ के तो ले आ। हिंदी मूवी में नहीं देखते कि किसी एक को बंदी बना लेते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, तो उसको तब किसी कारणवश अगर छोड़ना पड़ता है तो पहले जमानत ली जाती है, फिर दूसरा वाला ले आ, तब इसको हम छोड़ेंगे। तो पहले सही वाला भर दो, उसके बाद इसके रिफंड की बात आप करना। तो जब सही वाला भर दोगे, वहां से 2 साल के भीतर भीतर आपको रिफंड की एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। अब इसमें एक बात और निकल के आती है कि ये जो प्रोविजन आपका आया था ना भाई, ये इफेक्टिव हुआ था 24/9/2021 से। अगर मान लीजिए आपने जो करेक्टली वाला पेमेंट है इस डेट से पहले ही कर दिया है, तो 2 साल की लिमिट कहां से काउंट होगी? भाई ये तो पहले पे कर दिया, तो पुराने टाइम के अंदर तो 2 साल की टाइम लिमिट आती ही नहीं थी। तो क्लैरिफाई किया गया कि अगर करेक्टली पेमेंट इस डेट से पहले जो हो चुके हैं, उनके लिए 2 साल का पीरियड यहां से काउंट किया जाएगा जहां से ये प्रोविजन 2 साल वाला इफेक्टिव हुआ है। करेक्ट। दूसरी बात कि अगर आपने इस डेट के बाद करेक्टली पेमेंट किया है जो करना चाहिए था, तो जब पेमेंट कर दिया तो वहां से अपना 2 साल का पीरियड काउंट करवा दिया जाएगा। बेहद अहम बात थी, इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए, तो मैंने इसे बताना अपना फर्ज समझा। 2 बातें दिमाग में रखनी है। नंबर 1 कि इस गलती का जो इंटर की है, चाहे अधिकारी को पता लगा हो, चाहे टैक्स पेयर को पता लगा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटर कंफ्यूजन पर जिस दिन करेक्टली जीएसटी पे कर दिया है, वहां से 2 साल के भीतर भीतर आपको अपनी रिफंड की एप्लीकेशन देनी होगी। लेकिन अगर 24/9/2021 से पहले 24/9/2021 से पहले आप करेक्टली पे कर चुके हो, तो फिर 2 साल का पीरियड 24/9/2021 से ही काउंट किया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए अब बात करते हैं, एक और रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया और एक अच्छी पहल की गई है। हम अच्छे से जानते हैं कि रेलिवेंट डेट से 2 साल के भीतर भीतर हमें रिफंड की एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक, अगर हमारी रिफंड की एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई है तो वहां से डेफिशिएंसी मेमोरेंडम आता है, और उसको क्योर करते हुए क्या हम सिर्फ एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर हमें नए सिरे से नया RFD 01 फाइल करना पड़ता है? सर, नए सिरे से नया करना होता है, फिर नया ही ARN जनरेट होगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक, तो ये केस मैंने यहां पर बनाया है कि एक बंदे की जो रेलिवेंट डेट थी ये 14/2/2020 करके थी। इसके 2 साल के भीतर भीतर इसे RFD 01 देना था। बंदे ने 10 फरवरी 2022 को दे दिया। यहां तक तो ये टाइम के अंदर ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो RFD 0 ARN जनरेट हो गया, इसका जो यहां पर जब ये गई एप्लीकेशन वहां अधिकारी के पास पहुंची तो उसने डेफिशिएंसी मेमोरेंडम निकाल दिया। तो कुछ कमी उसमें एप्लीकेशन में निकलती है, और कमी के बाद फिर ये बंदा 15 तारीख को कमी निकाली गई, 17 तारीख को ये बंदे ने फिर से RFD 01 फाइल कर दिया। अब आप हमें बताइएगा कि ये तो अब टाइम्स को क्रॉस कर गया भाई, क्योंकि यहां तो 14/2/2020 है और ये 17/2/2020 है। 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो गया है। अब ये आपके एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। अब क्या करें? यहां तो दिक्कत वाली बात हो गई भाई मैंने तो ओरिजिनली ये भर दिया था, उसे क्वेरी आ गई तो मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो यहां पर कहा गया कि देखो भाई, जो सरकार ना बिल्कुल बारीकी से काम कर रही है, ये एसएससी के साथ है तो थोड़ा सा अत्याचार ही, लेकिन ऐसा यहां से लेकर यहां तक ऐसा कौन सा पीरियड है जिसके ऊपर टैक्स पेयर का कंट्रोल नहीं है? देखिए, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी और वहां से लेकर जिस दिन तक अधिकारी ने रिएक्शन दिया, ये 5 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड के ऊपर टैक्स पेयर का कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब उसने 5 तारीख में ये दे दिया, 15 तारीख में दे दिया, तो 15 के बाद 16 में ये अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, 17 में कर सकता था। ये पीरियड अब टैक्स पेयर के वापस कंट्रोल में आ जाता है। तो आपको इसमें से वो पीरियड सेलेक्ट करना है कि जो कि यहां टैक्स पेयर के हाथों में जो पीरियड मेरे बच्चा नहीं था, तो ये इसके हाथों में नहीं था, तो हम ऐसे मानेंगे कि 17 की बजाय 5 दिन थे ना, ये 5 दिन थे, तो 17 में से 5 दिन का रिलैक्सेशन दे देंगे। दिस एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन 17 - 5 =
12 तारीख। यह एप्लीकेशन 12 तारीख को फाइल की हुई मानी जाएगी। और अगर मैं से 12 तारीख को डीम टू बी फाइल्ड यहां पर कंसीडर करके चलता हूं तो बताइए क्या अब ये विद इन द टाइम फ्रेम आ जाएगी या नहीं। सर 14/2/2020 की तारीख थी, अगर 12/2/2022 को फाइल मानी जाती है तो बिल्कुल टाइम फ्रेम में आ जाती है। तो एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप यहां पर लिया गया है और अच्छा यहां पर बोला गया है जी। तो वही वाली बात है, 17-5 12/2/2020 को डीम टू बी फाइल्ड। ओके, एक छोटी सी बात और बोली गई है, हम लोग RFD 01 यहां पर मेरे बच्चा फाइल कर देते हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश अगर जरा सी भी कमावेशी हो जाती तो फिर वो वापस डेफिशिएंसी आएगी, उसके बाद फिर हम नया भरेंगे। तो अगर मान लीजिए अधिकारी पकड़ेगा उस मिस्टेक को, फिर ये होगा। अगर देखो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी, ARN जनरेट उसका हो गया, और जैसे ARN जनरेट हुआ तुरंत मुझे पता लग गया, ओ बेटा ये मिस्टेक मैंने कर दी, तुरंत मुझे पता लग गया ये मिस्टेक मैंने कर दी है। होता है कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट सबमिट करने के तुरंत बाद, ओह शिट ये गलती हो गई मुझसे, हमें याद आ जाती है कि गलती हमसे हो चुकी है, काश थोड़ी देर के लिए कॉपी मेरी वापस मिल जाए, मैं गलती को ठीक कर दूं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि देखो अगर आपसे गलती हो गई और आपको खुद पता लग गया है तो फिर आप बिना बात के अधिकारी तक क्यों वेट कर रहे हो कि अधिकारी तक पहुंचेगी, फिर वो उसको ट्रेस करेगा, फिर डेफिशिएंसी डालेगा, फिर RFD 01 भरोगे आप। अगर आपको गलती पता लगे तो आप खुद अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो, पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो अब यहां पर यह कह रहे हैं कि अधिकारी के द्वारा आपकी एप्लीकेशन पर किसी भी तरह का एक्शन लिए जाने से पहले, अधिकारी के द्वारा आपके एप्लीकेशन पर कोई भी एक्शन लिए जाने से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करते समय ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल साइड बाय साइड चीजें चलती हैं कि जब मान लीजिए आप सपोज करो ITC का रिफंड क्लेम कर रहे थे, तो जब एप्लीकेशन RFD 01 फाइल करते हैं तो इक्विवेलेंट अमाउंट आपका ई-क्रेडिट लेजर से डेबिट करना पड़ता है आपको। अगर आप विड्रॉ करेंगे एप्लीकेशन तो वापस वो री-क्रेडिट अमाउंट कर दिया जाएगा। सिमिलरली ई-कैश लेजर से आप अगर पैसा वापस ले रहे थे तो वहां से अमाउंट आपको हटाना पड़ता है, अगर विड्रॉ करोगे तो वापस अमाउंट वहां पे चढ़ा दिया जाएगा। चीजें साइड बाय साइड चल के चलती हैं। 92 के अंदर फॉर्म, रूल 92 में फॉर्म्स को लेकर एक चेंज था, नॉट फॉर एग्जाम। 96 के अंदर भी चेंज था, 96 में भी था, नॉट फॉर एग्जाम। एक लास्ट पॉइंट यहां पर और निकल के आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी के संबंध में। हम लोग जानते हैं कि जब राहु केतु पढ़े जाते हैं, राहु और केतु पढ़े जाते हैं कि भाई क्या आपके रिफंड पर कोई बुरी छाया भी अटक सकती है या नहीं। हाँ, तो उसमें एक पॉइंट यह भी आता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के दायरे में आता है, अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के दायरे में आता है तो फिर आपको ये GST का अंडर सेक्शन 54 का रिफंड नहीं दिया जाएगा। और अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में नहीं आता है तो रिफंड आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जिस पर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं तो क्या उस पर हम आपको बेनिफिट्स एक्सपोर्ट नहीं सर, पर तो आपस में लॉ ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। यस सर। तो यहां एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है और किस प्रकार से लिया जाता है, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर ड्यूटी का रेट 10% का बनता था, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर 100% की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन यहां पर मेरे बच्चा दे रखी थी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी यहां पर निल था। तो आप क्या बोलोगे कि क्या आपका गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है या नहीं है? नहीं सर। फाइनली भले ही वो कस्टम टैरिफ एक्ट में 10% पे दे रखा है, पर फाइनली इफेक्टिव जो ड्यूटी है वो निल आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के दायरे में नहीं आता, अर्थात मुझे रिफंड मिल जाएगा। ठीक, या कस्टम टैरिफ एक्ट में ही निल रेट पर लिखा हुआ हो तब भी ये कहा जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट नॉट सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जो वर्डिंग से कि सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो उसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली पेड और एक्चुअली टू बी पेड, एक्चुअल में कुछ फाइनली कुछ पैसा देना बनता है, तो फिर वो आपका सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी गुड्स हो जाता है और उस केस में आपको रिफंड नहीं दिया जाता। जैसे मान के चलिए कि यहां कस्टम टैरिफ एक्ट में 10% था, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं थी, इतना ही आपको पे करना है, तो क्या रिफंड मिलेगा? एसटीसी मिलेगा। यहां 10% का रेट था, 100% की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, निल आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होती है, तो रिफंड मिल जाएगा। यस, यहां पर मिल जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 3 बातें थी यहां पर जो ध्यान में आपको रख के चलनी है। एक मैंने बताया इंटर वाला सीन बताया, दूसरा ये एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला बताया, और एक वो जो रिलैक्सेशन वाला बताया कि जितना समय अधिकारी वहां पर ले रहा है वो आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। अच्छे से काम करना, मौज मस्ती के साथ में, और पूरा फोकस बना के रखना। फोकस यहां से बनता है।
फोकस में वो ताकत होती है कि पत्थर को भी तोड़ देता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी समस्याएं क्या होती हैं, ध्यान देना, समस्याओं का आकार कभी बड़ा नहीं होता, समस्याएं अपने ही आकार की होती हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति को समस्या बहुत बड़ी दिखती है और दूसरे को बहुत छोटी दिखती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अपने तन मन की जो साइज होते हैं, जो दिमाग का साइज होता है, वो कितना बड़ा है। अगर हम बीमार हैं, अगर हम समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो हमारा बिल्कुल नेगेटिविटी में चले जाएंगे, तो हमारा खुद का आकार छोटा हो जाता है, तो समस्या ऑटोमेटिकली बड़ी दिखने लगती है। छोटी समस्या भी बड़ी दिखती है, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं, तन से भी और मन से भी स्वस्थ होते हैं, पूरा फोकस्ड काम चल रहा है, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो छोटी नजर आती है। तो सारा खेल नजरिए का ही होता है और नजरिया बनता है हमारी हेल्थ से, हमारे मन की और हमारे तन की हेल्थ से। इसलिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और ये समस्याएं तो चलती रहेंगी, कांटों की तरह होती है जो फैली पड़ी रहेंगी मालिक, और आप अपने आप को मजबूत रखिएगा, हर समस्या आपके सामने छोटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू एंड टाटा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे और आप यूं ही मग्न रहें हमेशा। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, चलो जी, बाय बाय, टाटा, लव यू।